गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए इतिहास की एक अगली क्लास में जो बाह्य आक्रमण में हम पढ़ रहे थे उसी संदर्भ में हमारी अगली क्लास। और बाह्य आक्रमणों में हम पहले पढ़ चुके हैं जिनमें यवनों का, शकों का यह आक्रमण हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुषाणों का आगमन यानी कुषाणों में जिनमें कनिष्क महत्वपूर्ण है उसके बारे में भी हमारी ये क्लास हो चुकी है। तो बाह्य आक्रमणों के बारे में मैं बता चुका हूं, पहले यवनों का, शकों का, पल्लव, कुषाण और हूणों का क्रमानुसार भारत में आगमन होता है, आक्रमण होता है और यहीं के समाज में ये घुल मिलकर रह जाते हैं। तो देखिए जो कुषाण साम्राज्य है, बाह्य आक्रमण में कुषाण साम्राज्य हम पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हम प्रारंभिक शासक और इनका परिचय किस जाति के थे ये हम पढ़ चुके थे। बता चुका हूं कि ये यूची जाति के थे और यूची जाति के 5 कबीलों या 5 शाखाओं में से एक कुषाण मुख्य शाखा थी जो भारत में प्रवेश करती है। और कुषाण इस जो शाखा थी, इस शाखा का सबसे प्रमुख जो व्यक्ति था यानी संस्थापक कह सकते हैं वो कुजुलकदफिसस और उसके बाद विमकदफिसस, उसके बाद जो है कनिष्क है। तो अब कनिष्क के बारे में हम उपलब्धियां पढ़ चुके थे। उपलब्धियां मतलब हम इसकी विजय क्रम को हम पढ़ चुके थे। अब इसका योगदान, उपलब्धियां या भारतीय समाज में जो इसकी देन है या किस तरह से इसने अच्छे धर्म के लिए या समाज के लिए या कला के लिए जो कार्य किए उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए फिर मैं कहूंगा इस क्लास को देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखें क्योंकि वहीं से हमें कुषाण साम्राज्य के बारे में विस्तार से पता लगेगा। यहाँ केवल उस कुषाण साम्राज्य और कनिष्क की उपलब्धियां हैं। तो देखो कुषाण या कनिष्क के जो योगदान है उसमें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म के उपासक के रूप में था ये। इस जो क्लास में हम पढ़ेंगे वो बौद्ध धर्म के उपासक के रूप में, कला के क्षेत्र में जो कनिष्क का है वो योगदान, कला के अलावा साहित्य के क्षेत्र में योगदान और अंत में समाज या जीवन के क्षेत्र में जो कुछ परिवर्तन हुए वो देन या उपलब्धियां हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं कनिष्क के बारे में वो है इसका बौद्ध धर्म का पोषक रूप। हम यूं कह सकते हैं बौद्ध धर्म का पोषक था। पोषक मतलब संरक्षक। बौद्ध धर्म के लिए, उसको प्रचार प्रसार के लिए बहुत से ऐसे काम किए जिसके कारण से इसको बौद्ध जो ग्रंथ है उनमें बौद्ध साहित्य में इसको द्वितीय अशोक भी कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक द्वितीय। क्यों कहा गया है बौद्ध साहित्य में? क्योंकि जो इसकी उपलब्धियां हैं, जो इसने बौद्ध धर्म के लिए जो कार्य किए उनके कारण इसको जाना जाता है कि अशोक ने जिस तरह से अशोक ने धर्म के संरक्षण के लिए, धर्म के प्रचार के लिए कार्य किया, उसी तरह कनिष्क ने भी ये सब कार्य किए। तो अब देखिए ये जो बौद्ध धर्म अपनाया उससे पहले की कुछ बातें हैं। बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले कनिष्क जो था वो यूनानी और ईरानी और हिंदू देवताओं को उपासक था, उनको मानता था। तो प्रारंभिक जो सिक्के हैं उनसे इसके बारे में जानकारी मिलती है। जो सिक्के हैं कनिष्क के प्रारंभिक, उन सिक्कों से क्या क्या जानकारी मिलती है कि ये सबसे पहले तो जो था ईरानी देवताओं से भी प्रभावित था, यानी उनको भी मानता था। तो जो ईरानी देवता हैं यानी जो ईरान में जो देवता माने जाते थे उनमें मिहिर था, अग्नि था और अहुर मजदा। कौन से? मिहिर और अग्नि तो सर्व प्रमुख देवता है हिंदुओं के लिए भी, यूनानी कहीं पे ली, और अहुर मजदा ये प्रमुख देवता थे यूनान के जिनको ये मानता था क्योंकि सिक्कों से इन देवताओं का अंकन सिक्कों पर मिलता है जो कनिष्क के सिक्के मिले हैं। नंबर 2 जो बात करें वो है यूनानी। तो कुछ यूनानी देवता हैं जैसे अपोलो है और हेलियोस है, हेराक्लीज है, उनका भी ये मतलब इसके सिक्कों पर उनका भी अंकन मिलता है। अपोलो जो प्रमुख देवता है, उसके अलावा हेराक्लीज और हेलियोस, ये जो प्रमुख यूनानी देवता हैं। इसके बाद हम बात करें हिंदू देवता। अब देखिए ये कहीं ऐसा ना मान बैठना कि ये हिंदू था, धर्म से ये हिंदू नहीं था, बाहर से यूनानी यूची जाति का था, मध्य एशिया से आया हुआ। तो इसने तीनों धर्मों के बारे में
इसकी जिस क्षेत्र में ये शासन करता था उसी क्षेत्र के देवता को प्रमुखता दी जाती थी। तो यहाँ पर जो हिंदू देवता थे उस समय वो था सूर्य, सबसे महत्वपूर्ण जो देवता था सूर्य था। इसके अलावा प्रकृति के उपासक थे तो सूर्य, चंद्रमा और आदि शिव जिसको कहा जाता है प्राचीन या मुख्य देवता भारत के या हिंदुओं के शिव। तो ये कुछ सिक्कों पर इसके धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, यानी जिनमें ईरानी, यूनानी और हिंदू देवता प्रमुख थे। इसके बाद जो बात करें, अब ये देखिए ये क्या करता है, मैंने बताया था पाटलिपुत्र या मगध पर आक्रमण करता है, और मगध या पाटलिपुत्र पर आक्रमण के बाद वहां से एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान था अश्वघोष, उसको ये वहां से पकड़कर लाता है, अपने साथ ले आता है। तो जो अश्वघोष था उसी से प्रभावित होकर ये बौद्ध धर्म ग्रहण करता है, और उस बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद कनिष्कपुर, पुरुषपुर, मथुरा, तक्षशिला, यहाँ पर बहुत से स्तूप और विहार बनवाता है। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने की जो बात करें, तो इसने प्रभावित होता है किससे? अश्वघोष से। साहित्यिक क्षेत्र में योगदान के समय हम पढ़ेंगे अश्वघोष की रचनाएं। तो अश्वघोष था, उससे प्रभावित होकर ये बौद्ध धर्म ग्रहण करता है। और साथ में कैसे पता लगता है कि ये बौद्ध धर्म का उपासक था? तो जो इसके प्रमुख नगर थे तक्षशिला, मथुरा, पेशावर पुष्पकलावती जो इसकी राजधानी थी वो, और इसके अलावा कनिष्कपुर, इसने कश्मीर में एक नगर बसाया था। तो यहां पर इन चारों जगह पर अनेक स्तूप और विहार इसके द्वारा बनवाए हुए हैं। स्तूप और विहार तो होता था बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का निवास स्थान, या जहां वो पूजा भी करते थे, जहां वो रहते थे, विहार कहते थे। और स्तूप होता था उल्टे कटोरे के आकार का, जिसमें एक छड़ी लगी होती थी, और बुद्ध के अस्थि अवशेषों को या शरीर के किसी अंग विशेष को जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके जो अस्थियां थी उनको यहाँ रख कर उनकी स्मृति में स्तूप बनाए गए, जो एक तरह से पूजा स्थान कह सकते हैं, या जिनको पवित्र माना जाता था बौद्ध धर्म में। तो स्तूप इस तरह से बनवाए। अब देखिए इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात जो है वो हम बात करने वाले हैं चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में। बौद्ध धर्म अश्वघोष के कारण इसने ग्रहण किया था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति, जिसने इसे अमर बना दिया, चतुर्थ बौद्ध धर्म की संगति। चतुर्थ, देखो बौद्ध धर्म जो है इसमें विभिन्न समय पे, अलग अलग समय पे 4 बौद्ध संगतियां बुलाई गई। तो इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। बौद्ध संगतियों के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडग्राम जो चौथी बौद्ध संगति बुलाई गई। देखो पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, उसको हम छोड़ देते हैं। हमारे समय में जो कनिष्क के समय में जो चौथी हम जो पढ़ने वाले हैं वो हुई कश्मीर के कुंडलवन में। कहां पर हुई? कश्मीर के कुंडलवन में ये चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगति बुलाई गई। कब बुलाई गई? ईसा की पहली सदी थी, 78 ईस्वी में शासन ग्रहण किया था। तो ऐसा मानते हैं कि ईसा की पहली सदी के अंतिम समय में, यानी लगभग अंतिम जो समय में 90 के आसपास माना जाता है, कश्मीर के कुंडलवन में बुलाई। और यहाँ पर जो इस बौद्ध संगति थी उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो बनाया गया वसुमित्र को। अध्यक्ष किसे बनाया गया? वसुमित्र, जो यहां पर विद्वान था। और उपाध्यक्ष जो बनाया गया वो बनाया गया अश्वघोष को। किसे? जिसको ये पाटलिपुत्र से लेकर आया था। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में। अब देखो यहां पर क्या हुआ, जो विद्वान थे या बौद्ध भिक्षु थे या जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे उनमें मतभेद हो चुका था इससे पहले। उन मतभेदों को दूर करने के लिए चतुर्थ बौद्ध संगति बुलाई गई, क्योंकि कुछ लोग बौद्ध धर्म को एक सामान्य साधारण पुरुष मानकर उसके लिए उसके आचार नियमों के अनुसार चलना चाहते थे, जबकि कुछ यहां पर व्यक्ति उनको मूर्ति पूजा या ईश्वरीय अवतार या भगवान मानने पर उतारू थे। उतारू का मतलब यह है कि वो अपने अपने विचार हैं। तो यहां पर जो
चतुर्थ बौद्ध संगति है, यहाँ पर इन विचारों को, इन विभेदों को दूर करने के लिए बुलाई गई थी, किंतु यहाँ दूर नहीं हुए। बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया स्पष्ट रूप से। बौद्ध धर्म का क्या हो गया, विभाजन हो गया, स्पष्ट रूप से दो भागों में बट गया। और कौन सी शाखाएं बनी, नंबर 1 हीनयान और नंबर 2 महायान। तो देखो हीनयान जो थे वो तो बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप मानने के यानी पुराना रूप प्रचलित रखने के इच्छुक थे। हीनयान मतलब छोटी गाड़ी, महायान का मतलब बड़ी गाड़ी। यहाँ पर इन शब्दों का मतलब देखें तो छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी होता है। तो यहाँ हीनयान को मानने वाले कुछ लोग थे, तो और कुछ लोग महायान यानी परिवर्तनवादी थे, जो बुद्ध को एक अवतार रूप में मानकर, ईश्वर रूप में मानकर उसकी पूजा, मूर्ति पूजा, ये सब कुछ वो करना चाहते थे। यहाँ इसके बारे में महायान में। तो अब यहाँ पर कुछ साहित्य लिखा गया, तो अब हीनयान को छोड़ देते हैं। जो कनिष्क है वो भी महायान का ही पोषक बन जाता है, यानी महायान धर्म ही अपना लेता है। बौद्ध धर्म तो अपनाता है, पर बौद्ध धर्म का कौन सा भाग वो महायान की बात को स्वीकार करता है, महायान ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ जो साहित्य लिखा गया महायान में वो संस्कृत भाषा में था, जबकि ये प्राकृत में था, और ये पाली भाषा में लिखा गया था बौद्ध साहित्य। और ये महायान धर्म से संबंधित जो था वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। ईश्वर का अवतार माना गया बुद्ध को। बुद्ध बोधिसत्व जो पुराने बड़े भिक्षुक होते थे उनकी यहाँ पूजा की जाने लगी, पूजा अर्चना को प्रधानता यहाँ पर दे दी गई। तो ये था इसका बौद्ध संगति के रूप में। अब ये देखिए एक बार यहाँ पर एक ग्रंथ भी लिखा गया, वो महत्वपूर्ण है। यहाँ एक महाविभास ग्रंथ भी लिखा गया। इस चतुर्थ बौद्ध संगति में कौन सा ग्रंथ लिखा गया, महाविभास। यानी इस समय जो प्रचलित मत थे उनको इकट्ठा करके एक संग्रहित किया गया और एक ग्रंथ लिखा गया महाविभास। और इस महाविभास जो त्रिपिटक थे, यानी बौद्ध धर्म के जो प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक जिनको कहा जाता है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, उन सब का सार यहाँ पर महाविभाषा ग्रंथ में टीका लिखी गई उन पे कि उनमें क्या है। ऐसा एक ग्रंथ लिखा गया, इसलिए इसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म का विश्वकोश। ध्यान रहे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा गया है, महाविभास ग्रंथ को, जो चतुर्थ बौद्ध संगति के समय लिखा गया। तो यह था कनिष्क का बौद्ध धर्म के पोषक रूप, यानी बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए इसने क्या कार्य किए। कुछ विद्वानों को संरक्षण दिया, चतुर्थ बौद्ध संगति इसने बुलाई। इसके अलावा स्वयं इस धर्म को मानता था, बहुत अच्छे से इस धर्म का प्रचार प्रसार के लिए लोगों को भेजा। अब जो हम दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं वो इसका योगदान जो है कनिष्क का, वो देखते हैं कला के क्षेत्र में। ये था बौद्ध धर्म के पोषक के रूप में। अब है कला के क्षेत्र में, कला में इसने क्या क्या कार्य किए। तो कला के देखिए हम छोटे छोटे टॉपिक बांट लेंगे। कला में भी बहुत सी कलाएं होती है, मूर्ति कला भी होती है, संगीत कला भी होती है, पर यहाँ हम कुछ कलाओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो कला के बारे में बात करने वाले वो है मूर्ति कला। कनिष्क के समय मूर्ति कला के क्षेत्र में कहें या भारत में कहें, एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। इससे पहले जो मूर्तियां बनती थी वो सामान्य सी होती थी, भारत के लोग यहाँ पर अपने हिसाब से बना लेते थे। पर कनिष्क के बाद में, कनिष्क के समय में, बाद में नहीं, इसके समय में ही मूर्ति कला की 3 शैलियां विकसित हुई। 3 शैलियां विकसित होती है मूर्ति कला की। शैली का मतलब बनाने का तरीका। तो 3 जो शैलियां विकसित हुई, नंबर 1 मथुरा शैली, अलग अलग स्थानों के आधार पर। नंबर 2 अमरावती, दक्षिणी भारत में। और सबसे महत्वपूर्ण जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो है गांधार शैली। गांधार शैली, गांधार कला जिसको कहते हैं, वो शैली जिसमें मूर्तियां बनने लगी। तो मथुरा और अमरावती के बारे में हमारा ज्यादा अध्ययन है नहीं, क्योंकि कनिष्क के क्षेत्र में मथुरा था, अमरावती नहीं था। और मथुरा में सामान्य सी मूर्तियां बनती थी, भारतीय लोग बनाते थे, कुछ अच्छा ज्यादा नहीं था। तो गांधार जो कला शैली है ये भारतीय और यूनानी दोनों का मिश्रण है, भारतीय, यूनानी और रोमन का मिश्रण है। यानी विषय तो भारतीय है, मूर्ति तो भारतीय है,
ये मान लीजिए भारतीय देवता की मूर्ति बनाई गई, बनाने का तरीका यूनानी, यानी वो अपने ढंग से बनाते थे कि विषय तो भारतीय थे और बनाने का तरीका उनका यूनानी रोमन था, इसलिए इसके अलग अलग नाम है इस शैली के ही। तो इस गांधार शैली भी कहते हैं, इसको इंडो ग्रीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडो ग्रीक। और भी इसके अन्य नाम है, इंडो ग्रीक मिलता है। ग्रीको बुद्धिस्ट एक महत्वपूर्ण नाम, क्योंकि यहां पर जो मूर्तियां बनी वो बुद्ध के बारे में ज्यादा थी, तो ग्रीको बुद्धिस्ट, ग्रीको बुद्धिस्ट शैली भी इसको कहा जाता है। कौन सी शैली को? गांधार। गांधार क्यों नाम पड़ा इसका? गांधार प्रदेश में विकसित हुई, गांधार प्रदेश में विकसित हुई, इस कारण से शैली का नाम पड़ा गांधार शैली। इंडो ग्रीक या ग्रीको बुद्धिस्ट शैली भी इसको कहा जाता है। तो देखिए इसके बारे में कुछ बातें हम जानते हैं कि इससे पहले जो था भारतीय जो शिल्पकार थे वो भारतीय तरीके से बनाते थे, किंतु जैसे ही इनका आगमन होने लगा कुषाणों का, कुषाणों से पहले भी यूनानियों का आगमन हुआ था, तो उनका आगमन से इन दोनों का मिश्रण होता है और मिश्रण के फलस्वरूप जो भारतीय शिल्पकार थे वो यूनानी, रोमन या इनके संपर्क में आते हैं और एक नई शैली का विकास करते हैं जिसका नाम है गांधार शैली। कुछ बाहरी शिल्पकार भी थे और कुछ भारतीय भी थे, पर भारतीयों ने उनका तरीका उनका जो बनाने का तरीका है वो तरीका अपना लिया था। विषय तो भारतीय थे और तरीका यूनानी और रोमन था। तो देखो यहाँ पर जो मूर्तिकला है ये जो बनी वो महायान बौद्ध धर्म के लिए ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि इससे महायान को अपना लिया, कनिष्क ने महायान बौद्ध को अपना लिया और बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा की जाने लगी। तो यहां पर जो ग्रीको बुद्धिस्ट नाम पड़ा है क्योंकि बुद्ध की मूर्तियां ही सबसे अधिक यहां पर बनी है। तो जो मूर्तियां हैं वो यूनानी देवता अपोलो की भांति हैं। और अपोलो कैसा है देखेंगे। अपोलो जो यूनानी देवता है उसकी भांति ये मूर्तियां बनी हुई है दिखने में। तो क्या है इन मूर्तियों की विशेषताएं या मूर्तिकला की विशेषताएं हम देखते हैं। महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं हमें, हमारे लिए भी और एग्जाम की दृष्टि से भी ये सारी चीज हमें पढ़नी है, याद करनी है कि क्या इसमें खास बात है। तो नंबर 1 पहले बता चुका हूं, विषय कौन से हैं? विषय कैसे हैं? भारतीय। और शैली गांधार कला में कैसी है शैली? यूनानी। यानी बनाने का तरीका तो यूनानी है और जो टॉपिक है, विषय है, वो सब्जेक्ट है, वो भारतीय है। नंबर 2 और साथ में देखिए शैली यूनानी है और निर्माता भी कौन है इसके? यूनानी ही है ज्यादातर। नंबर 2 बात करें तो यूनान में जो था वो, भारत में तो सादा मूर्तियां बना करती थी पर यूनान में जो था श्रृंगार था, अलंकार की प्रधानता होती थी। तो यहां पर जो किस चीज की प्रधानता है? श्रृंगार व अलंकार। जो ये मूर्तियां बनी वो श्रृंगार में है और अलंकार यानी उनको सजाया गया है। अगली बात करें यहां पर तो जो मूर्तियां बनी वो भूरे स्लेटी पत्थर की, कौन से पत्थर की बनी हुई है? भूरे और स्लेटी पत्थर की। मूर्ति बनाने में भूरा स्लेटी पत्थर यहां पर काम में लिया है और साथ में चूने का प्लास्टर। साथ में किसका प्रयोग है? चूने का प्लास्टर का भी इसमें प्रयोग किया गया है। देखिए विषय भारतीय शैली और निर्माता यूनानी है, श्रृंगार अलंकार प्रधान है, भूरे स्लेटी पत्थर की है। अब जो इसकी खास बात है, कैसे पता लगे कि ये यूनानी है? तो वो नंबर 4 होठ जो है भारी हैं। भारी क्या है? ओष्ठ, यानी मोटे मोटे होठ जो यूनानी लोगों के होते हैं, जैसे कई बार देखा होगा अफ्रीकन लोगों के होठ जो है मोटे होते हैं। इसके अलावा आंखें कैसी होती है? खिंची हुई कैसे? यानी लंबी फैली हुई आंखें हैं। इसके अलावा बाल हैं जो घुंघरालू हैं, घुंघराले बाल हैं। देखे होंगे अफ्रीकन लोगों के और यूनानी लोगों के बाल से मुड़े हुए से घुंघरालू से बाल होते हैं। इसके अलावा लंबी मूछें हैं। यानी जो जितना भी बनाने का इनमें तरीका था
वो सारे के सारे क्या था, यूनानी तरीका था, यूनानी आदमी से मिलते जुलते ये मूर्तियां बनाई गई, चाहे वो बुद्ध की हो, चाहे वो स्वयं कनिष्क की मूर्ति भी हो। तो ये थी गांधार कला शैली। नंबर देखिए, हमें हमारे लिए जो इसमें महत्वपूर्ण चीज है वो है इसका नाम। गांधार शैली गांधार प्रदेश में इंडो ग्रीक या ग्रीको बुद्धिस्ट भी इसको कहा जाता है, हिंद यूनानी। और कैसी है मूर्तियां, विषय भारतीय हैं, शैली और निर्माता यूनानी है। श्रृंगार और अलंकार की प्रधानता है, भूरे स्लेटी चूने पत्थर का प्रयोग किया गया है, आंखें, होठ, भौहें और ये सब यूनानी की तरह दिखते हैं। तो ये थी गांधार कला। और गांधार कला मूर्ति कला के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करते हैं इस समय में जो मुद्रा का विकास हुआ। कला में हम दूसरी चीज देख रहे हैं, मुद्रा। तो देखिए यहां पर एक विशेष बात यह है कि यहां पर रजत यानी चांदी के सिक्के बहुत कम या ना के बराबर मिले हैं। जो सिक्के मिले हैं वो किसके हैं, या तो सोने के हैं और या फिर तांबे के हैं। यहां पर जो सिक्के मिले हैं सोने या तांबे के सिक्के मिले हैं, जिनमें प्राचीन जो परंपरा चल पड़ी थी यूनानियों के समय से कि राजा का चित्र, तिथि, उपाधि अंकित होती थी, वो यहाँ कनिष्क के बारे में भी और कुषाणों के समय भी प्रचलित रहती है। तो अब देखिए इनमें जो मुख्य बात जो हम बात करने वाले हैं मुद्रा के क्षेत्र में, उसमें किसी एक पर्टिकुलर एक बुद्ध का या किसी अपोलो का या किसी शिव का, तीनों में से किसी एक का अंकन नहीं है। यहां पर बहुत सारे देवता हैं। इन सिक्कों पर क्या है, बहुत से देवताओं के चित्र बने हुए हैं। यानी जिस इलाके में जो देवता प्रचलित था, जिस देवता को सर्वप्रमुख माना जाता था, उस इलाके में उसी देवता का सिक्कों पर अंकन कर दिया जाता। ये इस मुद्रा की यहाँ पर खास बात है। किसके समय में, कुषाण साम्राज्य में। और यहाँ के जो सिक्के मिले हैं, देखिए प्रारंभिक शासकों के सिक्के नहीं मिले, जो सिक्के मिले हैं वो कनिष्क के मिले हैं। कुदुल-कदफिसस और विम-कदफिसस के सिक्के बहुत कम या ना के बराबर मिले हैं। कनिष्क और वासिष्क जो उत्तराधिकारी थे और हुविस्क, इनके प्रमुखता सिक्के मिले हैं। तो ये थी मुद्रा के क्षेत्र में सिक्के सोने और तांबे के मिले हैं, किसके, इन तीनों लोगों के। और बहुत से देवताओं का इन पर अंकन है विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से। तो ये था मुद्रा के क्षेत्र में भी योगदान। इसके बाद अब हम देखते हैं निर्माण कार्य। कनिष्क के द्वारा कुछ निर्माण कार्य किए गए। नंबर 3 जो बात कर रहे हैं, कला में कुछ निर्माण कार्य किए गए। और जो निर्माण ज्यादातर कनिष्क के द्वारा किए गए, मैं बता चुका हूं कहां हुए। नंबर 1 मथुरा, तक्षशिला और कनिष्कपुर। ये महत्वपूर्ण जगह थी। कनिष्कपुर इसके द्वारा बसाया हुआ नगर है। इसके बारे में बात करें तो नगर जो इसने बनवाया था कनिष्कपुर, वो। इसके अलावा पेशावर इसकी राजधानी थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी। दूसरी राजधानी कौन सी थी इसकी, मथुरा। इसके अलावा तक्षशिला महत्वपूर्ण स्थान, और यहीं पर कह सकते हैं कि आसपास जो विकास हुआ था गांधार कला का। उसके अलावा यहाँ पर एक नगर बसाया था इसने, सिरमुख नगर। महत्वपूर्ण चीज है नगर। तो 2 नगर बसाए हैं, एक तो कनिष्कपुर और एक सिरमुख नगर। कनिष्कपुर तो स्वतंत्र नगर है और ये जो सिरमुख है वो तक्षशिला में ही एक नगर बसाया था। किसके द्वारा, कनिष्क के द्वारा नगरों का निर्माण या ये निर्माण कार्य किया गया। तो देखिए महत्वपूर्ण चीज है, मथुरा प्रथम राजधानी है। पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर या पुष्प कलावती भी मिलता है। क्या नाम मिलता है दूसरा, पुरुषपुर। लिख देता हूं, पुरुषपुर दूसरा नाम भी मिलता है, जो इसकी राजधानी थी। और कनिष्कपुर और सिरमुख इसने नगर बनवाए थे। आगे बात करें कनिष्क के बारे में कला में, तो महत्वपूर्ण चीजें हमारी हो चुकी है कला के क्षेत्र में। अब हम बात करेंगे कला के बाद में इसकी साहित्य के क्षेत्र में योगदान। कला के बाद हम देखते हैं किसका, साहित्य। अब साहित्य के क्षेत्र में यहां महत्वपूर्ण विकास हुआ।
पहला हम देख चुके नंबर 1 बौद्ध धर्म का पोषक रूप, नंबर 2 कला के क्षेत्र में, तीसरा अब हम देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में जो कनिष्क का योगदान है। तो साहित्य के क्षेत्र में कनिष्क का जो योगदान है वो कुछ इसके समय में जो विद्वान दरबारी थे, तो नंबर 1 अश्वघोष, जो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अश्वघोष महत्वपूर्ण विद्वान, पाटलिपुत्र से लाया गया, और जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसने इसको अमर बना दिया वो है बुद्ध चरित्र। भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा में ये ग्रंथ लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो अन्य ग्रंथ हैं, सौंदरानंद, किसका लिखा हुआ है? अश्वघोष का। सौंदरानंद सारीपुत्र प्रकरण, कौन सा है? सारीपुत्र प्रकरण। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण और सूत्रालंकार, कौन सा ग्रंथ है? सूत्रालंकार, इसका अश्वघोष का लिखा हुआ महत्वपूर्ण ग्रंथ है। महत्वपूर्ण विद्वान, महत्वपूर्ण व्यक्ति भारतीय और बौद्ध इतिहास में अश्वघोष। इसके बाद जो हम दूसरा देखते हैं वो है नागार्जुन, भारत का आइंस्टीन, यानी सर्वाधिक दिमागधारी व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति नागार्जुन। और नागार्जुन ने इसके समय में रहते हुए 2 सिद्धांत दिए, एक तो शून्यवाद का सिद्धांत, शून्य, और दूसरा है सापेक्षवाद। कौन सा है? सापेक्षवाद। सापेक्षवाद को माध्यमिक सूत्र भी कहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? नागार्जुन के। शून्यवाद और सापेक्षवाद का प्रणेता या माध्यमिक सूत्र का प्रणेता। और इसके बारे में बात करें तो ये एक दार्शनिक था, फिलोसोफर, दार्शनिक, और साथ में वैज्ञानिक भी था। और वैज्ञानिक तो इतना महान था कि इसको भारत का क्या कहते हैं? आइंस्टीन। ध्यान रखना, भारत का क्या है? आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा। वैसे ही भारत का अल्बर्ट आइंस्टीन कौन है? नागार्जुन। महत्वपूर्ण या विद्वान व्यक्ति, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कनिष्क के दरबार में कौन है? नागार्जुन। नंबर 3, इससे एक से बढ़कर एक है कनिष्क के या कुषाण साम्राज्य में। अगले बात करें तो चरक ने लिखा चरक संहिता। कौन सा ग्रंथ लिखा? चरक संहिता, आज भी अमर है। आयुर्वेद का ग्रंथ है। राजवेद था किसका? कनिष्क का। इस एक कृति ने या इसके कार्य ने इसको अमर कर दिया, चरक ने। नंबर 4, इसके बारे में, इसके बाद ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति, छोटे मोटे क्या कहें, वो भी महत्वपूर्ण थे। हमने पढ़ा था, यानी यहां नहीं पढ़ा, अभी पढ़ा कि जो चतुर्थ बौद्ध संगति बुलाई गई थी उसका अध्यक्ष वसुमित्र इसके दरबार में था। नंबर 5 बात करें तो इसके दरबार में पार्श्व भी था, संरक्षक भी था, सुश्रुत भी था। पार्श्व ये विद्वान थे। नंबर 6 संरक्षक, नंबर 7 और पार्श्व, वसुमित्र, संरक्षक, और जो महत्वपूर्ण था वो था सुश्रुत। तो देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। मंथर है जिसके बारे में आगे बात करते हैं। अश्वघोष, नागार्जुन, चरक संहिता लिखने वाला वसुमित्र, चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष, पार्श्व, संरक्षक और सुश्रुत, ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब इसके अलावा दरबार में एक इसका मंत्री और था जो कूटनीतिज्ञ, 8वां यूं कहें दरबारी मंत्री, और जिसका नाम भी क्या था? मंथर। दरबारी मंत्री या कूटनीतिज्ञ, मंत्री भी था और कूटनीतिज्ञ भी था, जो किसके दरबार में था? कनिष्क के दरबार में निवास करता था मंथर। अब इसके बाद ये तो था लगभग इसका साहित्य के क्षेत्र में योगदान, यानी साहित्य के क्षेत्र में या इसके समय में विद्वान जो व्यक्ति थे उनका योगदान। अश्वघोष, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण और सूत्रालंकार। नागार्जुन शून्यवाद सापेक्षवाद का प्रवर्तक, माध्यमिक सूत्र सापेक्षवाद। दार्शनिक, वैज्ञानिक और भारत का आइंस्टीन। जो महत्वपूर्ण बात हमें याद करनी है
भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है? नागार्जुन को। चरक किसके दरबार में था? कनिष्क के दरबार में। वसुमित्र, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब है यहाँ पर जीवन के क्षेत्र में कुछ बदलाव या योगदान जो हुआ कुषाण साम्राज्य के परिणाम स्वरूप। हालांकि ये बाद में भारतीय समाज में घुल मिल गए, किंतु इनका जो कार्य है, जो योगदान है, वो आज भी बना हुआ है। नंबर 4 जो बात करें कुषाण साम्राज्य की या कनिष्क के बारे में, तो कुछ एक एक लाइन के बारे में बात करता हूं। आर्थिक जीवन में देखें तो काफी समृद्धशाली था ये समय। जब कुषाणों का साम्राज्य था उस समय भारत काफी समृद्धशाली हो चुका था, क्योंकि मैं बता चुका हूं मध्य एशिया से ये निकले हुए और बैक्ट्रिया तक ये पहुंचे, और बैक्ट्रिया के बाद में इन्होंने पूर्व की तरफ भारत की तरफ रुख कर लिया। किंतु ये जो रास्ता था आगे, ये रोम तक जाता था, जिसको रेशम मार्ग कहा गया। क्या कहा गया? रेशम मार्ग, जो किसको किससे जोड़ता था? मध्य एशिया या चीन को किससे जोड़ता था? रोम से। अब बैक्ट्रिया या इस इलाके पे इनका अधिकार हो गया, मध्य में इनका अधिकार हो गया, तो ये रेशम व्यापार पर कुषाणों का आधिपत्य हो जाता है और ये एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने लगे। इधर से सामान खरीदना और इधर बेच देना, बीच में अपना मुनाफा कमा लेना, यही इन कुषाणों का कार्य हो गया। यानी भारत, और ये आगे चलकर भारत की तरफ बढ़े तो जो इनका आर्थिक संपदा थी या जो आर्थिक स्थिति थी वो भारत के लिए एक कारगर साबित होती है, जो इन्होंने रेशम मार्ग पर अधिकार किया था। ध्यान रहे, रेशम मार्ग मध्य एशिया यानी चीन को किससे जोड़ता था? रोम से जोड़ता था। रोम यानी इटली की मध्य भाग वर्तमान में जो है, और उस पर अधिकार कर लेता है। इसके अलावा कुछ रास्ते थे जो तक्षशिला से काबुल तक जाते थे। यानी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण मार्ग जो था वो कहां से कहां तक? तक्षशिला से काबुल तक बना हुआ था, और फिर यहां से कहां तक जाता था? ये आगे ईरान, कंधार होते हुए ईरान तक ये रास्ता जाता था। ईरान तक ये रास्ते जुड़े हुए थे। यानी आर्थिक स्थिति की बात करें तो सबसे पहला कारण जो है वो है इनका रेशम मार्ग पर आधिपत्य। अब अगर हम इनके धार्मिक जीवन के बारे में थोड़ी सी बात करें तो देखिए, जो कुषाण जो थे वह स्वयं को देवता का पुत्र कहते थे। देवपुत्र की उपाधि भी धारण की थी। देवपुत्र शाही, देवपुत्र साहा, शाही, अनुशाही, ये इनकी देवपुत्र स्वयं को कहते थे। यानी देवताओं से अपना समीकरण ये करते थे। साथ में इनके पीछे प्रभामंडल होता था। क्या होता था? प्रभामंडल। क्या होता है प्रभामंडल? खड़े हो जाओ, पीछे सूर्य का जैसा चक्कर चला लो, जैसे देवताओं आशीर्वाद देते हुए देखा होगा टीवी सीरियल्स में, तो उनके पीछे चक्र गोल सा घूमता होता है, तो वैसे ये प्रभामंडल से अलंकृत होते थे। तो यानी ये स्वयं को देवताओं के साथ जोड़ते थे। धार्मिक जीवन के बारे में बात करें, अब इनके जो उत्तराधिकारी थे, हम पढ़ चुके थे कुदुलकदफिसस, विमकदफिसस और कनिष्क। अब कनिष्क के बाद जो अंतिम शासक थे उत्तराधिकारी, यानी हमारा समापन की ओर है क्लास, तो उत्तराधिकारियों के बारे में बात करें तो कनिष्क के बाद जो उत्तराधिकारी हुए वासिष्क, फिर हुविष्क, और इसके बाद कनिष्क मतलब कनिष्क द्वितीय। एक और कनिष्क आता है, कनिष्क द्वितीय। और जो इस वंश का अंतिम शासक था वो है वासुदेव। जो अंतिम ज्ञात शासक है वो है वासुदेव। तो कनिष्क के बाद में वासिष्क, हुविष्क, कनिष्क द्वितीय और वासुदेव इस वंश का अंतिम शासक है। लगभग इसके उत्तराधिकारियों ने या इस वंश ने पूरे ने कुदुलकदफिसस से लेकर वासुदेव तक कुल इस वंश ने 99 वर्षों तक शासन किया। 99 वर्षों तक इनका साम्राज्य बना रहा। यानी कुषाण साम्राज्य लगभग 99-100 वर्षों तक चलना रहा। अब इनका पतन का भारतीय इतिहास में सर्वप्रमुख एक ही कारण माना जाता है कि कुषाणों का पतन किस कारण से हुआ। वो कारण है कि इनका भारतीय समाज में घुलना मिलना। अगर प्रश्न आ जाए भारतीय समाज में घुलना मिलना, कुषाणों के पतन का कारण भारतीय समाज में घुलना मिलना, यानी ये यहीं के होके रह जाते हैं। ये इनका पतन का प्रमुख कारण इतिहासकारों द्वारा माना जाता है। अब देखिए,
ये जो उत्तराधिकारी थे वासिष्ठ, हुविष्ठ, कनिष्क, वासुदेव, ये बहुत ही कमजोर उत्तराधिकारी थे। तो इनके उत्तराधिकार के समय यानी इनके अंतिम समय में भारत में कुछ यहाँ स्थानीय शक्तियां जो थी वो उठ गई, यानी इनका पतन हो रहा है और उन शक्तियों का उत्थान हो रहा है। तो ऐसी जो 3 शक्तियां इनके पतन हो रहा था उस समय, तो वो है नाग, मालव और कुनिंद। प्रश्न आ सकता है कि कुषाणों के साम्राज्य को किसने हथियाया या किसने इन पर अधिकार किया, या इसके बाद किस शक्ति का उत्थान हुआ। तो नाग, मालव और कुनिंद, ये जो वंश हैं इनका शासन कायम होता है इन कुषाणों के बाद में। तो देखिए आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमने पढ़ा कुषाण साम्राज्य, और कुषाण साम्राज्य में कुषाणों का और कनिष्क का योगदान, उपलब्धियां या देन। इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके थे इनका विजय क्रम, और इस क्लास में हमने इनकी देन पढ़ी। क्या क्या पढ़ा हमने? नंबर 1 कनिष्क का बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में योगदान। नंबर 2 कला के क्षेत्र में, कला में हमने मूर्ति कला भी देखी, मुद्रा के क्षेत्र में भी विकास देखा। साथ में हमने साहित्य कला, तीसरा जो पॉइंट था वो साहित्य था, और चौथा जो हमने देखा वो है इनका जीवन के बारे में, यानी धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, और अंत में हमने इसके उत्तराधिकारियों की या कनिष्क के उत्तराधिकारियों के बारे में देखा। अगली क्लास जो हमारी होगी वो होगी अंतिम, यानी इसका अंतिम पार्ट हूणों के बारे में। धन्यवाद।